एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य एकेडमी मेरठ। और आज हम संविधान का टॉपिक लेते हैं महान्यायवादी, आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इससे पहले हमने फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टॉपिक कंप्लीट किए। आपने लेक्चर्स देखे होंगे और कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। तो ऐसी ही एक पद, जैसे हम संविधान में देखते हैं राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, वैसा ही एक पद संविधान में वर्णित है जिसे हम महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल 76। ठीक, तो महान्यायवादी पद की व्यवस्था तो हम सब समझ गए हैं कि आर्टिकल 76 में दी गई है। अब हमारे सामने बात आती है कि ये महान्यायवादी कौन होता है, क्योंकि जनरली हम जो रूटीन में नाम सुनते हैं, प्रधानमंत्री का नाम सुना है, राष्ट्रपति का नाम सुना है, लेकिन महान्यायवादी का नाम हम लोगों को कम ही सुनने को मिलता है। तो इसलिए पहले हमें ये जानना जरूरी है कि महान्यायवादी होता कौन है। तो जैसे आप देखते हैं कि यदि कोई लीगल इश्यू आपके खिलाफ बनता है, कोई लड़ाई झगड़ा है या फिर कोई डिस्प्यूट है एनी अदर सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट पर, तो हम लोगों को एक अपना डिफेंस करने के लिए वकील की आवश्यकता होती है। तो हम उस वकील को अपनी जनरल भाषा में एडवोकेट बोलते हैं, अधिवक्ता बोलते हैं, वकील बोलते हैं। वैसे ही जो हमारी केंद्र सरकार है या कह सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट है, इनको भी अपने डिस्प्यूटेड को कोई लीगल एक्शन लेने के लिए, अपना डिफेंस करने के लिए एक पद की आवश्यकता होती है, एक वकील की आवश्यकता होती है। तो संविधान में इस व्यक्ति को, विशेष को नाम दिया गया है महान्यायवादी एवं महाअधिवक्ता। यदि हम बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार जो अपने बचाव के लिए, अपने डिफेंस के लिए, अपने लीगल एक्शंस को लेने के लिए एक पद की व्यवस्था रखती है, उसे महान्यायवादी, और वैसा ही सेम स्टेट गवर्नमेंट पद की व्यवस्था रखती है, उसे महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल बोला जाता है। तो ये तो रही बात, ये होता कौन है। एक तरीके से आप कह सकते हैं, बहुत साधारण लैंग्वेज में कह सकते हैं, ये सरकार का वकील होता है। कौन? महान्यायवादी। और एक बात आपको अच्छे से याद रखनी है कि इस पद की व्यवस्था संविधान में है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन सा पद संविधान में नहीं प्रेस्क्राइब है या वर्णित नहीं है। तो ध्यान रखेंगे कि महान्यायवादी पद संविधान के आर्टिकल 76 में दिया गया है। अब बात करें जो इनसे क्वेश्चंस आते हैं कि महान्यायवादी पद की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, क्या इनको शपथ की आवश्यकता है या नहीं है, या फिर इनका वेतन भत्ता कहाँ से आता है, किस निधि से दिया जाता है, या कौन व्यक्ति महान्यायवादी बन सकता है। तो आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो अब हम यहाँ देखते हैं आर्टिकल 76। अब इसमें हम सबसे पहली बात कर लें तो अब देखें आप, नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, इसका अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अब दूसरा हमारे सामने सवाल आता है कि जो राष्ट्रपति है, जिस व्यक्ति को महान्यायवादी बनाएगा वो व्यक्ति होगा कौन, उसके पास योग्यताएं कौन होंगी। तो दूसरा आपको याद रखना है योग्यता। अब आप देखें क्वालिफिकेशन क्या होगी महान्यायवादी की। तो आर्टिकल 76 में ही लिखा है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता रखता हो। सुप्रीम कोर्ट में जज बनने की योग्यता, ध्यान रखेंगे यहाँ पर जज हो, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जज हो, सिर्फ उसके पास इतनी योग्यता होनी चाहिए कि उसे सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सके। ऐसा व्यक्ति ही अपॉइंट किया जा सकेगा प्रेसिडेंट के द्वारा, क्या? महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब जब मैं बार बार बोल रही हूं कि राष्ट्रपति नियुक्त करेगा या राष्ट्रपति ऐसा करेगा, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर राष्ट्रपति जो नियुक्ति कर रहा है वो स्वविवेकीय नहीं है। राष्ट्रपति यहाँ पर जो नियुक्ति दे रहा है वो किसकी सलाह पर दे रहा है। जब आप आर्टिकल 74 पढ़ते हैं तो, या हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, अभी हमने उसको देखा नहीं है, तो वहां लिखा है राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो आपको बात यहाँ अच्छे से ध्यान रखनी है कि यहाँ अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट जरूर हो रहा है, लेकिन ये सब मंत्री परिषद की सलाह से, उसकी एडवाइस से ही किया जा रहा है।
तो सुप्रीम कोर्ट, अब प्री का क्वेश्चन आता है कि महान्यायवादी के पास किसकी जैसी योग्यता होनी चाहिए, हाई कोर्ट के जज जैसी या सुप्रीम कोर्ट के जज जैसी। तो आपको यहाँ याद रखनी है सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता उसके पास होनी चाहिए। अब आपके सामने ये सवाल आ रहा है भाई सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बन सकता है। तो जब हम आर्टिकल 124 पढ़ेंगे, हम पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, भाग 5 पढ़ते हैं हम उसमें, तो उसमें हम राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ेंगे। वहां हम बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का, वहां हम बताएंगे सुप्रीम कोर्ट में जज कौन बन सकता है। तो अब फिलहाल आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट में जज की योग्यता रखने वाला व्यक्ति ही महान्यायवादी बनाया जा सकता है। अब तीसरी बात आती है इसके कार्यकाल की कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है। ठीक, तो आपके सामने एकदम से क्लिक होता है भाई 5 साल के लिए आता होगा, राष्ट्रपति भी तो 5 साल के लिए आता है। तो आप यहाँ बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, इसका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है। महान्यायवादी का कार्यकाल कोई भी नहीं होता है और इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमेशा के लिए बन गया है। आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति ने जिस व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त किया है वो व्यक्ति पर्टिकुलर कितने सालों तक रहेगा ऐसा तो संविधान में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ये बात जरूर लिखी है आर्टिकल 76 में ही कि कार्यकाल उसका तब तक होगा जब तक राष्ट्रपति चाहे। तो ये शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसाद पर्यंत, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक राष्ट्रपति ने चाहा। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं तब तक वो व्यक्ति महान्यायवादी के पद पर रह सकता है। तो यहाँ आपको कोई 5 साल, 6 साल या 10 साल पद याद रखने की आवश्यकता है ही नहीं। तो जब आपके सामने क्वेश्चन आए कि महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है तो आपका आंसर होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, कि इसका वेतन कौन निर्धारित करेगा, कि कहां से दिया जाएगा और कौन निर्धारित करता है महान्यायवादी का वेतन। तो आपको याद रखना है कि महान्यायवादी का वेतन राष्ट्रपति निर्धारित करता है। बहुत अच्छा सवाल है कि महान्यायवादी का वेतन कौन निर्धारित करता है, संसद करती है या राष्ट्रपति करता है, सुप्रीम कोर्ट का जज करता है, कौन करता है। तो आपको यहाँ याद रखना है कि वेतन डिसाइड बाय राष्ट्रपति। और जो वेतन राष्ट्रपति ने डिसाइड किया है ये भारित किस पर होगा, ये दिया कहां से जाएगा, तो उसके लिए आपको याद रखना है कि ये संचित निधि से दिया जाता है, कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया। जब हम आर्टिकल 266 पढ़ते हैं संविधान में 266, तो वहां पर भारत की संचित निधि का जिक्र है और इस भारत की संचित निधि पर ही महान्यायवादी का वेतन भारित होता है, उसे दिया जाता है। जबकि डिसाइड कौन करता है, राष्ट्रपति करता है कि कितना दिया जाना है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो महान्यायवादी है इसका कार्य क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर महान्यायवादी का कार्य क्या है। तो जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि महान्यायवादी का काम है सरकार को विधिक मैटर्स पर, विधिक मामलों में सलाह देना या सरकार के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा उसे बताए गए विधिक कार्यों को करना इसका कार्य होता है, या इसका एक्शन होता है, या इसका काम होता है। तो यहाँ याद रखें कि इसका कार्य क्या होता है। तो आपको कार्य के लिए याद रखना है सरकार को, या आप राष्ट्रपति भी लिख सकते हैं, विधिक मामलों में सलाह देना। एक तो आप याद रखेंगे ये विधिक मामलों में सलाह देना, और दूसरा है यहाँ पर आप याद रख सकते हैं कि विधिक कार्य करना अर्थात न्यायालय में पैरवी करना, अर्थात न्यायालय में पैरवी करना। अब देखिए पैरवी से याद आया, जो महान्यायवादी है वो सरकार की ओर से भारत के संपूर्ण कोर्ट, जितनी भी कोर्ट्स भारत में हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो खुद या हाई कोर्ट हो, हमारे देश में जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं, हर स्टेट में अपना अलग हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट्स हमारे पास हैं। तो जितने भी हाई कोर्ट हमारे पास हैं उन सभी हाई कोर्ट में, जितनी भी जिला अदालतें हमारे पास हैं उन सभी जिला अदालतों में, अर्थात एक शब्दों में कह सकते हैं संपूर्ण भारत में ये क्षेत्राधिकार रखता है। तो आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से ये होता है कि महान्यायवादी का क्षेत्राधिकार होता है ऑप्शन ए संपूर्ण भारत में, या कह सकते हैं पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो आपको याद रखना है कि इसका जो क्षेत्राधिकार होता है वो संपूर्ण भारत होता है।
ये शब्द आप अच्छे से याद रखें। संपूर्ण भारत की किसी भी कोर्ट में जाकर के पैरवी कर सकता है कौन? महान न्यायवादी। अब ऐसा ही एक शब्द आप सुनते हैं, सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल, तो जब आप संविधान पढ़ते हैं तो वहां महान्यायवादी पढ़ते हैं, वहां महाधिवक्ता पढ़ते हैं। और एक बात और आपको याद रखनी है अच्छे से, जैसा कि हम यहाँ महान्यायवादी पढ़ रहे हैं और महान्यायवादी के लिए हम यहाँ देख रहे हैं कि नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ऐसा ही महान्यायवादी के जैसा एक शब्द है संविधान में ही, महाअधिवक्ता। एक पद है महाअधिवक्ता, तो वो स्टेट लेवल पर होता है। तो जैसा यहाँ नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वहां राज्यपाल करता है। यहाँ योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज की है, तो वहां हाई कोर्ट के जज के बराबर होती है। तो इस तरीके की व्यवस्था वहां पर है। और क्षेत्राधिकार संपूर्ण भारत हो गया इसका। अब मैंने जिक्र किया सॉलिसिटर जनरल का, तो सॉलिसिटर जनरल का नाम आप खूब सुनते हैं कि सॉलिसिटर जनरल आज की सरकार की ओर से पैरवी की, सरकार की ओर से कार्यवाही की। तो ध्यान रखें कि पूरा भारत, बहुत सारे विधिक मामले, बहुत सारे डिस्प्यूटेड, सरकार आए दिन कोई ना कोई ऐसे लॉज पास करती है। आप देख रहे हैं आजकल कि कोई जो भी लॉ पास होता है वो क्रिटिसाइज पहले होने लग जाता है, उसके खिलाफ याचिकाएं पहले दर्ज हो जाती हैं। तो सरकार फिर अपना डिफेंस करने के लिए जाती है, तो उसको वहाँ वकील की आवश्यकता है। तो एक महान्यायवादी कहाँ कहाँ तक कार्यभार संभाले, तो महान्यायवादी अपनी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल रखता है। अर्थात सॉलिसिटर जनरल वो पद है या उसकी व्यवस्था इसलिए की गई है जिससे कि वो एडवाइस कर सके, जिससे कि वो हेल्प कर सके महान्यायवादी के कार्यों में। तो सॉलिसिटर जनरल 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल उसके साथ रहते हैं, हो सकते हैं, जितना सरकार को जरूरत लगे उतना सरकार अपॉइंट कर सकती है। तो एक शब्दों में याद रखें कि सॉलिसिटर जनरल महान्यायवादी की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो अब तक ये बेसिक बात थी इस आर्टिकल 76 की, जो लिखी हुई है 76 में, और हम खूब पढ़ते हैं, हम सब ने उसे अच्छे से पढ़ा हुआ भी है। अब उसके बाद हम एक बहुत सुंदर क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि संसद का सदस्य नहीं है और संसद के किसी भी सदन में कार्यवाहियों में, सभी कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में आया है कि कौन ऐसा व्यक्ति है कि वो नॉन पार्लियामेंट्री मेंबर होते हुए भी पार्लियामेंट की समस्त कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। तो आपको याद रखना है कि वो व्यक्ति कोई और नहीं, महान्यायवादी है। लेकिन इसके लिए आपको ये जरूर याद रखना है कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल 88, अनुच्छेद 88। इस आर्टिकल में ही लिखा हुआ है कि जो ये एजी है, एजी का मतलब है यहाँ पर महान्यायवादी। महान्यायवादी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या है? संसद की समस्त कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। संसद की समस्त कार्यवाही में भाग ले सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खूब, और आर्टिकल भी आप इसका याद रखें किस आर्टिकल में। ये तो हम जनरली पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन यदि आर्टिकल पूछ लिया जाए तो कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आर्टिकल 88 ऐसी व्यवस्था देता है। पर आपको ये बात याद रखनी है कि समस्त कार्यवाहियों में भाग जरूर ले सकता है, लेकिन इसे वोट देने का अधिकार नहीं है। अर्थात निम्न में से कौन सा कथन सही है या गलत है, ऐसा क्वेश्चन यदि आ जाए तो ध्यान रखें वहां पर कि क्या एजी, क्या अटॉर्नी जनरल, क्या महान्यायवादी संसद की कार्यवाहियों में भाग लेते हुए मत देने का अधिकार भी रखता है। तो वहां आपका आंसर होगा नो, अर्थात वो मत नहीं दे सकता। ये तो बात रही इसकी कि 88 आर्टिकल क्या कहता है। इसके बाद कुछ बेसिक सी बातें हैं महान्यायवादी के बारे में। जैसा हम देखते हैं कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, तो वर्तमान जो प्रेजेंट में महान्यायवादी होता है, एक तो क्वेश्चन उसके लिए करंट लेवल पर बड़ा अच्छा बन जाता है कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, और दूसरा एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन होता है कि सबसे पहले महान्यायवादी कौन थे। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है, और इन बातों को याद करने के लिए आप ध्यान रखें कि यदि हम बात करते हैं कि सबसे पहला महान्यायवादी कौन बनाया गया था, तो याद रखें कि प्रथम महान्यायवादी इनका नाम है MC शीतलवाड़।
MC शीतलवाड़, ये देश के पहले महान्यायवादी। और इनकी खास बात है, वो खास बात ये है कि जितने भी महान्यायवादी अब तक बने, जैसा मैंने अभी बताया, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, प्रसाद पर्यंत है, जब तक राष्ट्रपति चाहे। तो इनका जो कार्यकाल था वो 1950 से 1963 अर्थात 13 सालों का, ये भी कह सकते हैं अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल किस महान्यायवादी का रहा, तो महान्यायवादी हैं MC शीतलवाड़। इसके बाद यदि हम बात करें कि वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, तो वर्तमान में के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन। के वेणुगोपाल वर्तमान में महान्यायवादी है। आजकल जैसे क्वेश्चन पूछने का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज है, वो जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, एक मोड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे थोड़ा हटके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब के वेणुगोपाल जो कि वर्तमान में महान्यायवादी है, इनका नंबर कौन सा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि नंबर की बात आए तो इनका नंबर कौन सा है, 15वां नंबर है के वेणुगोपाल का। तो ये कौन है, हमारे भारत के वर्तमान के महान्यायवादी। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि क्या महान्यायवादी लोक सेवक है। जब हम लोक सेवक की डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो क्या उसमें, या पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो क्या महान्यायवादी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आता है, लोक सेवक की डेफिनेशन में आता है। तो आप ध्यान रखें कि महान्यायवादी पब्लिक सर्वेंट नहीं होता, अर्थात यह लोक सेवक की परिभाषा में शामिल नहीं है। तो एक चीज आप यहाँ पर लिख लेंगे, यह लोक सेवक नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी। आप जानते हैं विधि अधिकारी हम किसको बोलते हैं, वकील को हम विधि अधिकारी बोलते हैं। अब ये ऐसा वकील है, आप समझ तो गए हैं कि वकील है, किसका वकील है, सरकार का वकील है। महान्यायवादी है तो केंद्र सरकार का वकील है, और महाधिवक्ता होता है तो वो राज्य सरकार का वकील होता है। आर्टिकल 165 जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ न्यायवादी के जैसा ही एक पद है, महाअधिवक्ता, या उसे आप कह सकते हैं एडवोकेट जनरल, ठीक। तो एडवोकेट जनरल की जहां आप बात करें, आपको याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, आपको सेंट्रल लेवल का महान्यायवादी याद कर लेना है, आपको महाधिवक्ता वैसा का वैसा ही याद हो जाएगा। जहां आप यहाँ सेंट्रल लेवल पर केंद्र सरकार शब्द इस्तेमाल करेंगे, वहां पर राज्य सरकार शब्द इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ आप राष्ट्रपति शब्द जहां इस्तेमाल करेंगे, वहां पर आप राज्यपाल शब्द इस्तेमाल कर लेंगे। और यहाँ पर जैसे अभी हमने योग्यताएं में सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता शब्द इस्तेमाल किया था, वहां पर आप हाई कोर्ट के जज की योग्यता शब्द इस्तेमाल कर लेंगे। और ध्यान आपको ये रखना है कि योग्यता होनी चाहिए ऐसी, ना कि वो जज हो। ऐसा नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जज है तो उसको महान्यायवादी बना दो, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ योग्यता रखता हो कि उसे सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जा सके। अब हम बात कर रहे हैं वकील की प्रथम विधि अधिकारी, कहाँ का, देश का। जैसे आप देखते हैं भारत का प्रथम नागरिक कौन है, राष्ट्रपति, नागरिक। लेकिन यहाँ बात किसकी आ रही है, विधि अधिकारी की। प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, तो आप ध्यान रखें कि जो महान्यायवादी हैं ये प्रथम विधि अधिकारी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया कौन होता है। तो आपको ध्यान यहाँ ये रखना है कि वो देश का प्रथम विधि अधिकारी पूछ रहा है तो महान्यायवादी, और यदि वो स्टेट का प्रथम विधि अधिकारी पूछता है तो महाधिवक्ता शब्द उसके लिए वहां पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो यहाँ पर बात थी किसकी, महान्यायवादी की, जिसमें कि आपने देखा कि पहला महान्यायवादी कौन है और वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, किसको महान्यायवादी बनाया जा सकता है, महान्यायवादी की योग्यताएं क्या होती हैं, उसका वेतन, उसका मेहनताना, उसका एक तरीके से वेतन शब्द भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, पारिश्रमिक शब्द से यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है कि पारिश्रमिक कौन निर्धारित करता है, तो राष्ट्रपति इसका पारिश्रमिक निर्धारित करता है महान्यायवादी का। तो जो यहाँ पर राष्ट्रपति निर्धारित कर रहे हैं वही स्टेट लेवल पर महाधिवक्ता के लिए राज्यपाल निर्धारित करेंगे। जैसा यहाँ पर भारत की संचित निधि पर यह भारित होता है, वैसे ही वहाँ पर राज्य की संचित निधि पर महाधिवक्ता का वेतन या पारिश्रमिक कह सकते हैं, पारिश्रमिक क्या होगा, भारित होगा, अर्थात वहां से दिया जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76। उम्मीद करती हूँ कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि महान्यायवादी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। जो मैंने बताने का प्रयास किया है, आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।